नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका से पहले हो चुका है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आज टॉपिक है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जो टॉपिक की फ्रेमिंग कैसी है। देखिए 25 जुलाई को आप सभी का MPPSC प्री है, तो उसके पहले जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं या जो बचे हुए महाद्वीप हैं उन सभी को हम स्पीड से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि एग्ज़ाम के पहले आपके टॉपिक कवर हो पाए। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका की लोकेशन की बात करेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है और इसके आसपास कौन से सागर या महासागर हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें से दो अक्षांश रेखा होकर गुजरती हैं, विषुवत रेखा और दूसरी है मकर रेखा। तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट है वो पढ़ेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और इसके बाद फिर एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है, इसमें कुछ फैक्ट हैं जैसे कोटोपैक्सी पर्वत है, ऐसे कुछ पर्वत हैं, झील हैं, मरुस्थल है, नदियां हैं। इनको हम मैप के माध्यम से इनकी लोकेशन देखेंगे कि भाई ये कहाँ पर है और इसके बाद इसमें कुछ जो फैक्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ घास के मैदान हैं, फिर अमेज़न नदी है और दो नदी और हैं, मेडिरा और ओरेनिको। इसके बाद भी कुछ फैक्ट हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज के टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जो दक्षिण अमेरिका है, इससे पहले हमने उत्तर अमेरिका पढ़ा था तो वो उत्तर की ओर था। जो आपका अमेरिका महाद्वीप है तो इसमें उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका हमने पढ़ लिया है, मध्य अमेरिका में इसके बाद पढ़ेंगे। अब दक्षिण अमेरिका बेसिकली उत्तर अमेरिका के दक्षिण वाला पार्ट है। ठीक है, अब जो दक्षिण अमेरिका है इसके पूर्व में यानी ईस्ट की ओर अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है और इसके ऊपर पनामा स्थल संधि है जो कि मध्य अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद नीचे ड्रेक जलमार्ग है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर, इस प्रकार से इसकी लोकेशन हो गई। अब देखिए इसमें से होकर दक्षिण अमेरिका से होकर दो अक्षांश रेखा गुजरती हैं, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर और दूसरी है मकर रेखा। तो क्वेश्चन ये आता है कि विषुवत रेखा पर कितने देश या कौन से देश स्थित हैं दक्षिण अमेरिका के। तो इसका आंसर होगा, देखिए विषुवत रेखा पर 3 देश स्थित हैं, वो हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, ये 3 देश हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मकर रेखा पर कितने देश हैं। तो इसका आंसर है 4 देश हैं, चिली, बोलिविया, पराग्वे और ब्राज़ील। ब्राज़ील दोनों में कॉमन है, यानी ब्राज़ील जो देश है वो मकर रेखा पर भी स्थित है और विषुवत रेखा पर भी है। तो क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जो दोनों ही अक्षांश रेखा पर यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा पर स्थित है। तो उसका आंसर होगा ब्राज़ील। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसमें कुछ फैक्ट हैं जैसे कोटोपैक्सी पर्वत है। ठीक है, ये बेसिकली इक्वाडोर में है। इसके बाद इसके नीचे आता है टिटिकाका झील, ये 2 देशों में फैला हुआ है, पेरू और बोलिविया। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो टिटिकाका झील है वो कितने देशों में फैला हुआ है, कितने देशों में है। तो 2 देशों में है। इसके बाद है अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है, चिली, पेरू और बोलिविया। ठीक है, इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा, ये नीचे की ओर है। इसके बाद देखें ओजो डेल सलाडो पर्वत, ये चिली में है, ये सिर्फ चिली में है। ठीक है, इसके बाद है पेंटागोनिया मरुस्थल, ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, तो ये 5 लोकेशन हमने मैप में ट्रेस की है। इसके बाद उसके डीप में पढ़ने का प्रयास करेंगे आगे। अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट हैं जैसे कुल देश दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं। उसका आंसर है 14 देश दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद देखें सबसे छोटा और सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे छोटा देश है सूरीनाम और सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ये बात क्लियर है। चलिए इसके बाद तटरेखा नहीं है, ऐसे कौन से देश हैं
दक्षिण अमेरिका के जो भू आवेष्टित हैं, यानी जो तटरेखा पर जिनकी तटरेखा नहीं है, तो उसका आंसर होगा पराग्वे और बोलीविया। क्लियर है। इसके बाद ब्राज़ील को स्पर्श नहीं करते, ऐसे कितने देश हैं जो ब्राज़ील की सीमा को टच नहीं करते हैं, तो उसका आंसर होगा चिली और इक्वाडोर। देखिए मैप में ये चिली है और इक्वाडोर है, ये इसकी सीमा को टच नहीं करते हैं। ये बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ने के पहले इसका जो देश है, इसमें जो 14 देश हैं उनका एक बार मैप देखिए आप। ये देखिए इसमें 14 देश हैं, इनकी लोकेशन देखिए आप कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन से देश की सीमा समुद्र को टच करती है, कौन से देश की सीमा ब्राज़ील को टच करती है, इस प्रकार से। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसे कितने देश हैं जो ब्राज़ील की सीमा को टच करते हैं, तो इसका आंसर होगा 10 देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील की सीमा को टच करते हैं, 2 देश ऐसे हैं जो टच नहीं करते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला की। ये देखिए ये आपका दक्षिण अमेरिका है, इसके पश्चिम की ओर एंडीज पर्वत श्रृंखला है। देख पा रहे हैं आप, इसके पश्चिम की ओर एंडीज पर्वत श्रृंखला है और इस पे जो कोटोपैक्सी पर्वत है, टिटिकाका झील है, अटाकामा मरुस्थल है, ओजो डेल सलाडो पर्वत है और इसके पश्चिम में, पूर्व में पेंटागोनिया मरुस्थल है। तो अब हम पढ़ेंगे जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये सबसे लंबी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पहला फैक्ट है। दूसरा है ये दक्षिण अमेरिका में है और ये पश्चिमी भाग में, देखिए ये पश्चिम भाग में है और ये प्रशांत महासागर से टच करता है, यानी जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये प्रशांत महासागर के किनारे है या इसकी जो सीमा है वो प्रशांत महासागर को छूती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महासागर के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर होगा प्रशांत महासागर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल। अब देखिए अब जो हमने पढ़ा था इसमें मैप में, उनको यहाँ पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहला फैक्ट है कोटोपैक्सी पर्वत। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है ये? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी पर्वत। ठीक है, और ये कहाँ पर है? देखिए ये इक्वाडोर में है। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि भाई ये कहाँ पर है और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। इसके बाद है टिटिकाका झील। ये देखिए तो ये कहाँ पर है? ये 2 देशों में है, पेरू प्लस बोलीविया। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? टिटिकाका झील। ठीक है, इसके बाद देखें अटाकामा मरुस्थल। ये चिली, पेरू और बोलीविया, ये 3 देशों में फैला हुआ है। चिली, पेरू और बोलीविया, इस प्रकार से फैला हुआ है ये। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। ये विश्व का सर्वाधिक सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, पहला फैक्ट है। इसके बाद दूसरा फैक्ट है कि यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। तांबा यहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ पर होता है? चिली, जो आपका चिली देश है, इसमें एक स्थान है चिकमेकमाटा। क्या नाम है? चिकमेकमाटा। तो चिकमेकमाटा का संबंध किससे है? तांबे से है। ये कहाँ पर है? ये चिली में है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें एक फैक्ट और है कि अटाकामा मरुस्थल जो है वो मकर रेखा पर स्थित है या अटाकामा मरुस्थल से मकर रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मकर रेखा किस दक्षिण अमेरिका का ऐसा कौन सा मरुस्थल है जहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है, तो आपका आंसर होगा अटाकामा मरुस्थल। अब यहाँ पर देखिए अटाकामा मरुस्थल, यहाँ पर चिली में एक स्थान है जिसका नाम है अरिका। क्या नाम है? अरिका। अरिका चिली में है। ये विश्व का सबसे गर्म स्थान में काउंट होता है। ठीक है, अरिका जो है विश्व के सबसे गर्म स्थान में काउंट होता है। ये चिली पर बसा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे फैक्ट जो है ओजो डेल सलाडो पर्वत। ये चिली में है, ये सिर्फ चिली पे है और ये विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ये सर्वाधिक विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी। इससे पहले हमने पढ़ा था कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये कौन सा है? मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है ओजो डेल सलाडो पर्वत। ये कहाँ पर है? चिली पे है। ये चिली पर स्थित है, ध्यान रहेगा आपको। इसके बाद पढ़ते हैं, इसी में कुछ फैक्ट है। जो ओजो डेल सलाडो पर्वत है इसकी हाईएस्ट पीक है
एंकाकागुआ। क्या है? एंकाकागुआ। और एंकाकागुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये बात आपको समझ में आ रही है? जो ओजो डेल सलाडो पर्वत की हाईएस्ट पीक है एंकाकागुआ, और यही दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो फैक्ट है ये वाला पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया मरुस्थल। अर्जेंटीना में ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पर आता है? ये अर्जेंटीना में आता है, और ये वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है। देखिए ये दक्षिण अमेरिका है, इसके दक्षिण में आपका जो दक्षिण पूर्व में पेंटागोनिया मरुस्थल है, और इसके जस्ट बाजू में यानी पश्चिम की ओर ये है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये बात क्लियर है? जब बादल इस तरफ से वर्षा करने आते हैं पेंटागोनिया मरुस्थल पे, तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊंचे पर्वत हैं इन बादलों को रोक लेते हैं, यानी इसको बादल क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ये जो पर्वत श्रृंखला है तो बादल इन्हें क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो इस तरफ तो वर्षा होती है, एंडीज पर्वत के पूर्व की ओर तो वर्षा होती है, लेकिन पेंटागोनिया मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती है क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला ने बादलों को रोक लिया था। तो ऐसे क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है? बादल आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि इतनी ऊंची पर्वत श्रृंखला थी तो बादल उन्हें क्रॉस नहीं कर पाए, इसी कारण यहाँ वर्षा नहीं हो पाई। तो इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश या वृष्टि छाया क्षेत्र कहा गया। ये बात क्लियर है? चलिए इसके बाद है घास के मैदान। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। घास के मैदान, जो घास के मैदान है वो दो तरह के यहाँ पे हैं। पहला उष्णकटिबंधीय है और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय। ये क्या है? देखिए जो पृथ्वी पर कर्क रेखा, मकर रेखा होती हैं और बीच में होती है विषुवत रेखा। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो मध्य वाला भाग होता है उसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं, और उनके ऊपर ये नीचे वाला पार्ट होता है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। तो जो घास के मैदान मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य में होंगे उसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलेंगे, और जो उसके नीचे या उसके ऊपर होंगे उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाएगा। ये बात क्लियर है? तो इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका देखिए, ये मकर रेखा है और उसकी विषुवत रेखा और उसके ऊपर कर्क रेखा है। तो इनके मध्य में 3 घास के मैदान हैं, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 3 हैं, लानोस, सेल्वास और कैंपास। ठीक है? कैंपोस, लानोस, सेल्वास और कैंपोस। ये देखिए ये आपका कैंपोस है, ये सेल्वास है और ये लानोस है। ठीक है? तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय, तो ये मकर रेखा के नीचे वाला पार्ट में है, तो ये पंपास है। ठीक है? ये पंपास में ये इसमें काउंट होगा शीतोष्ण कटिबंधीय में। इस प्रकार से 4 घास के मैदान हमने पढ़े हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि इन्हें क्यों 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए जो कैंपोस है, जो कैंपोस घास का मैदान है, ये ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है? ब्राज़ील में। और यहाँ पर कॉफ़ी की खेती होती है। यहाँ पर कॉफ़ी की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, और आपने जो इसके बागान होते हैं जहाँ पर ये खेती होती है उसको फजेंडा कहते हैं। क्या बोलते हैं? फजेंडा। ठीक है? और कॉफ़ी की खेती ब्राज़ील में होती है। तो यहाँ पर 2 फैक्ट हैं। एक है यहाँ पर प्रोडक्शन कहाँ होता है, यानी जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो स्थान का नाम है साओ पालो। ये नाम आपने सुना होगा कि भाई सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। उसका आंसर है साओ पालो। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका जो निर्यात कहाँ से होता है, यानी जो बंदरगाह है कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी के निर्यात के लिए जो बंदरगाह बनाया गया है उसका नाम है सेंटोस। क्या नाम है? सेंटोस। तो उत्पादन यानी प्रोडक्शन होगा साओ पालो में, और इसका निर्यात जो होगा वो सेंटोस बंदरगाह से होगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन कहाँ हो रहा है और इसका बंदरगाह कौन सा है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए, और आपने मैप में देख लिया है। और दूसरा फैक्ट है आपका पंपास। ये पंपास जो घास के मैदान ये अर्जेंटीना में आते हैं। ठीक है? और यहाँ पर गेहूँ जो आपका अर्जेंटीना है इसे गेहूँ का कटोरा कहते हैं दक्षिण अमेरिका का। तो क्वेश्चन आता है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना। और गेहूँ का कटोरा यानी दक्षिण अमेरिका का गेहूँ का कटोरा किसे कहते हैं? तो आंसर होगा अर्जेंटीना को कहते हैं। ये बात क्लियर है? हमने 2 से 3 फैक्ट यहाँ से कवर किए हैं।
और मैप में देख लिया आपने, लानोस है, सेल्वास है, कैंपोस है, उसके नीचे पंपास। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अमेजन नदी की। देखिए अमेजन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये सबसे बड़ी। और सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी नील नदी है, और सबसे बड़ी में काउंट होती है अमेजन नदी। यानी जल धारण करने की क्षमता, जो इसका अपवाह क्षेत्र है या इसके जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है, इसलिए ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए अब देखिए विषुवत रेखा के सापेक्ष दक्षिण में बहती है। जो आपकी विषुवत रेखा, ये देखिए विषुवत रेखा है, रेड में बनी हुई है, इसके नीचे और यह एंडीज पर्वत है, यानी एंडीज पर्वत से ये शुरू होती है, इसका उद्गम होता है, और ये विषुवत रेखा के सापेक्ष बहती हुई अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है, ये बात क्लियर है। विषुवत रेखा के सापेक्ष बहती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। ये 3 फैक्ट हमने पढ़ लिए। अब देखते हैं इसका मुहाना, पढ़ लिया हमने, सबसे बड़ी नदी है ये। उसके बाद देखें 2 देशों में बहती है। क्वेश्चन आता है कि अमेजन नदी कितने देशों में बहती है, तो इसका आंसर होना चाहिए ब्राज़ील और पेरू। ठीक है, ये 2 देशों में बहती है। इसके बाद देखें इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है मेडिरा। ये देखिए मेडिरा, तो मेडिरा अमेजन नदी की सहायक नदी है और ये बोलीविया से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बोलीविया से होता है। किसकी सहायक नदी है? अमेजन की है। तो क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा मेडिरा। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है मेडिरा, और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आंसर होगा अमेजन की। ये बात क्लियर है। चलिए इसका उद्गम बोलीविया से है। चलिए अब बात करते हैं अमेजन नदी के क्षेत्र के बारे में। जो अमेजन नदी क्षेत्र है इसके आसपास जंगल होते हैं, ये घास के मैदान भी होते हैं। तो इसके आसपास जो जंगल हैं उन्हें अमेजन वर्षा वन कहते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको नाम सुना होगा इनका। तो इस क्षेत्र के जो वन होते हैं उनको बोलते हैं अमेजन वर्षा वन। ठीक है, ये विश्व के फेफड़े इन्हें बोला जाता है। ये जो वन है इनको विश्व के फेफड़े बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी की 30% ऑक्सीजन जो है इन्हीं से प्राप्त होती है। जो आपकी पृथ्वी की 30% ऑक्सीजन जो है इन्हीं जंगलों से प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें विश्व के फेफड़े कहते हैं। ये बात क्लियर है। इसके बाद दुनिया के सबसे सघन वन है ये, जो अमेजन के वन है ये विश्व के सबसे सघन वन है। तो क्वेश्चन आपको, दोनों क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि विश्व के फेफड़े किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन, और दूसरा कि विश्व के सबसे सघन वन कहाँ पर होते हैं या किसे कहते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अमेजन नदी क्षेत्र है यहाँ पर कुछ घने वन होते हैं, यहाँ पर घने वन होते हैं जिन्हें सेल्वास कहते हैं। और जो सेल्वास है, सेल्वास बड़ा, ये देखिए सेल्वास है, ये आपका जो विषुवत रेखा के पास में है, तो इन्हें सेल्वास कहते हैं। और ये जो वन है, ये क्वेश्चन आता है कि सेल्वास वन जो किस प्रकार के वन है, तो ये सदाबहार वन है। ठीक है, सदाबहार वन है ये। तो सेल्वास कहाँ पर होते हैं? ये अमेजन नदी क्षेत्र में होते हैं, और ये सदाबहार वन के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुयाना उच्च भूमि, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है ना आपका, ये देखिए ये वाला पार्ट उत्तर में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में गुयाना उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें लानोस कहते हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट लानोस उत्तर में। ठीक, तो जो घास के मैदान यहाँ पर होते हैं उन्हें लानोस कहते हैं, और ये क्षेत्र जो है ये वेनेजुएला में आता है। ठीक है, तो भाई लानोस कहाँ पर होते हैं? लानोस क्या होते हैं? घास के मैदान। ये कहाँ पर होते हैं? गुयाना उच्च भूमि में। और अगर देश की बात की जाए तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए एक नदी है ओरेनिको नदी। कौन सी नदी है? ओरेनिको नदी। यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। क्या नाम है? एंजिल जलप्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भैया एंजिल जलप्रपात है ये। और ये कहाँ पर है? तो ये वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। और इसके बाद है ये किस नदी पर है, तो उसका आंसर होगा ओरेनिको नदी पर स्थित है। अब नेक्स्ट आपका फैक्ट है माराकाइबो झील। देखिए माराकाइबो झील, तो क्वेश्चन आता है कि माराकाइबो झील कहाँ पर है, तो ये वेनेजुएला में है। और जो आपका वेनेजुएला है ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आपको जो वेनेजुएला है ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जो झील है उसका नाम है माराकाइबो झील। इस प्रकार से
हमने आज जो दक्षिण अमेरिका से संबंधित जितने भी फैक्ट थे हमने सब कवर किए हैं। इसके बाद भी हम जितने भी आपके फैक्ट बचे हुए, जितने भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं, चाहे वो महाद्वीप हो, चाहे वो आपके कमीशंस हों, हम सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको बस इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। धन्यवाद।